नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। फारूक अब्दुल्ला ने आज औरतों के बारे में ऐसी टिप्पणी की कि घमासान छिड़ गया। उन्होंने कहा कि उन्हें लड़कियों से डर लगता है और ऐसी हालत हो गई है कि सेक्रेटरी भी लड़की नहीं रखना चाहते। इस पर बीजेपी और कांग्रेस समेत कई दलों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन न तो किसी ने उनसे माफी मांगने की मांग की और न ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया। यार, आजकल तो डर लग गया है लड़की से बात करने का। क्यों लगता है? देश के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री के श्रीमुख से निकले इस उद्गार पर देश के लिए सिर्फ दुखी होना बचा था। अपने हक के लिए तन रही आधी आबादी की मुट्ठियां भारत सरकार के इस मंत्री को इतनी नागवार गुजरी कि यौन उत्पीड़न नाम के राष्ट्रीय शर्म को अपने डर के पश्मीने से ढक दिया। अब तो ये हालत हो गई है, बल्कि हम तो समझते हैं कि हमने किसी ने भी सेक्रेटरी नहीं रखना है अब लड़की। ये खुदा ना खास्ता कहीं ऐसी शिकायत ना हो जाए कि हम ही जेल पहुंच जाए। हालत ऐसी हो गई है। भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करने की शपथ ने इस सद्विचार पर कोना पकड़ लिया था। शुचिता पर लंबे चौड़े भाषण देने वाली बीजेपी फारूक साहब के इस फसाने पर लड़खड़ा गई। बहुत सी महिलाएं बहुत प्रताड़ित हुई, बहुत असुरक्षा के भाव के साथ काम करती हैं। तो फारूक अब्दुल्ला जी को अपने इस बयान पर फिर से एक बार विचार करना चाहिए कि उन्होंने क्या बोला है। अब बीजेपी ने ही फारूक अब्दुल्ला की सोच पर कुछ कड़ा या बड़ा नहीं कहा तो कांग्रेस अपने साथी पर क्यों गला खराब करती? महिला विकास मंत्री कृष्णा तीरथ फंस गई थी तो बोलना पड़ा, लेकिन सलाह से आगे जाने की उन्होंने न जरूरत समझी और न उनकी हिम्मत हुई। आज तक तो महिलाओं को डर लगता रहा कि जब तक कानून नहीं बना था, जब तक अवेयरनेस नहीं हुई थी, वो जा नहीं सकती थी, आ नहीं सकती थी। और आज अगर कोई ऐसे सोचता तो ये शायद हमारी सोच को बदल लेना चाहिए। उनको इस माहौल में, इस वातावरण में मजाकिया तरीके से या हल्केपन से या वो गंभीरता न दर्शाते हुए इस महिलाओं के इशू पर नहीं बात करनी चाहिए। फारूक अब्दुल्ला की लड़खड़ाई हुई जुबान पर लगाम कौन कसता? सियासत में सवाल जरूरत के हिसाब से नहीं, सहूलियत के हिसाब से खड़े किए जाते हैं। मैं तो कहती हूँ हर एक उस इंसान को डरने की जरूरत है जो ऐसे गलत विचारधारा रखता है और छेड़खानी करता है। उन सबको डरने की जरूरत है। बहुत समय से उनमें कोई डर नहीं था। मुझे खुशी इस बात की कि ऐसे कई आदमी हैं जिनको अब डर पैदा हो रहा है। किसी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताना एक बात है और हल्के फुल्के अंदाज में उस पर चुटकी लेना बिल्कुल अलग बात। खासतौर पे मामला जब महिलाओं से जुड़ा हो और बेहद संवेदनशील हो तो मामला और भी गंभीर हो जाता है। फारूक अब्दुल्ला बहुत अनुभवी नेता हैं, इसके बावजूद ये भूल गए कि नरेश अग्रवाल को ऐसे ही बयान की वजह से कितनी फजीहत झेलनी पड़ी थी और नतीजा ये हुआ कि अंत में उन्हें भी माफ़ी मांगनी पड़ी। फारूक अब्दुल्ला आए, औरतों के बारे में एक संवेदनहीन बात कही, कुछ सफाई दी और सियासत ने विरोध की अपनी रस्म निभा दी। लेकिन क्या इस देश की आधी आबादी इस मौके पर पूछ सकती है कि क्या कोई दिन ऐसा भी आएगा जब उनकी चाहतों की दुनिया को उनकी देह से अलग हटकर देखा जाएगा? दिल्ली से बालकृष्ण और अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस ए.के. गांगुली पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली लॉ इंटर्न से समय मांगा है। पुलिस एफआईआर दर्ज करने से पहले लड़की का बयान लेना चाहती है। इसके साथ ही जस्टिस गांगुली पर पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफे का दबाव बढ़ गया है, लेकिन कुछ नेताओं और वकीलों ने पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा कर दिया। We have requested her to indicate time and place where statement can be recorded. भूतपूर्व होने के बाद जज साहब को किसी भी समय वकील की जरूरत पड़ सकती है। पुलिस ने जज साहब पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली लॉ इंटर्न को ईमेल किया है, पूछा है कि बयान दर्ज करने के लिए कहां पहुंचे। जैसे ही लड़की ने समय दिया, जस्टिस गांगुली का समय खराब हो जाएगा। जैसा कि एक हर इंसान के साथ होना चाहिए, वैसा ही एक जज है जो रिटायर हो चुके हैं। नाउ ही इज ऑल्सो one of us and the procedure will take its। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने पाया है कि जज साहब ने इंटर्न को दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में बुलाया था, लेकिन पेच ये है कि तब वो सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हो चुके थे और लड़की भी कोर्ट की इंटर्न रजिस्टर पर नहीं थी। इसी पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को खींच लिया।
It disappoints me. It disappoints me as a lawyer. It disappoints me as a member of the legal fraternity that the Supreme Court has now chosen to do away with the matter and by saying that he was no longer a judge. संसद कानून बनाती है और अदालतें फैसला सुनाती हैं, लेकिन जस्टिस गांगुली के मामले में अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया। सांसद नाराज हैं क्योंकि उन्हें लगता है क्योंकि हर बात पर उंगली उठाने वाली अदालत अपने ही दाग नहीं देखना चाहती। पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद से जस्टिस गांगुली के इस्तीफे की मांग के बीच राजनीति और इंसाफ की दुनिया दो हिस्सों में बंट चुकी है। एक दुनिया जांच की बात कर रही है तो दूसरी जज्बात की। It is for an individual to decide whether he should resign or not. It is his conscience and his will. If he thinks that he is innocent, which a man is entitled to say that I am innocent and I have not done anything. Let him fight it out. इस पे मुझे लगता है कि ये मसला बहुत बेहद गंभीर है, लेकिन इस पर सुषमा जी ने पहले ही उनसे इस्तीफे की अपेक्षा की है, मांग की है। मुझे लगता है वही हमारी लाइन है। दाग पर दिल्ली से कोलकाता तक जारी इस दंगल के बीच का सत्य ये है कि श्री अशोक कुमार गांगुली अपनी दुनिया में मगन है। इसकी वजह नीति हो या नैतिकता, लेकिन ये सवाल अब बड़ा होता जा रहा है कि न्याय की नदी में आस्था की नौकाएं डूब तो नहीं रही है। दिल्ली से बालकृष्ण और अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। संसद का शीत सत्र शुरू हो चुका है। कहने के लिए ये शीत सत्र है, लेकिन असल में बहुत गर्मागर्म रहने वाला है और इसकी वजह है कि सरकार के ढेर सारे बिल हैं, जिसमें सबसे बड़ा है सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल। संसद में आने से पहले ही ये बिल विवादों में आ गया है। बिल को लेकर कांग्रेस बीजेपी आमने सामने हैं। कल नरेंद्र मोदी ने इस खत में लिखा, आपत्ति जताते हुए लिखा कि इसे विनाश की रेसिपी कहा जा सकता है। तो आज दूसरे दलों ने भी कह दिया कि इससे देश कमजोर हो जाएगा, राज्य और केंद्र के रिश्ते बिगड़ जाएंगे। हम लाएंगे, इसी सेशन में लाएंगे। अरे देखिए, हमारी एक कमिटमेंट है इस देश को, और वो हम ये बिल लाएंगे और वो समझा के हम बताएंगे, और एज फार एज पॉसिबल उसमें सब समझौता होके ये बिल पास करवाएंगे। सरकार अड़ी है, लेकिन मुसीबत बड़ी है। सांप्रदायिक हिंसा विरोधी बिल संसद के सामने अब सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। बीजेपी के मुताबिक यह बिल हिंदू विरोधी है। शायद यदि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते तो संसद में सर्वाधिक प्रखर और मुखर विरोध करने वाला यदि कोई होता तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर होते। फैसला यदि होना चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर होना चाहिए। इस विधेयक में उन्होंने कहा है कि ग्रुप माने मुसलमान, शेड्यूल का मुसलमान, क्रिश्चियन और गैर हिंदू अल्पमत। तो इसके माने ये हिंदुओं को में विभाजन पैदा करना है, एक नफरत पैदा करना है, मुसलमान और क्रिश्चियन को डरा कर अपने साथ रखना है, और इसका हम डट के विरोध करेंगे। यदि चाहे तो नागरिक विद्रोह, सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट भी शुरू कर सकते हैं। बिल को लेकर सबसे बड़ा सवाल संघीय ढांचे में केंद्र का हस्तक्षेप माना जा रहा है। यानी सरल शब्दों में कई राजनीतिक धड़ों में ये डर है कि कहीं केंद्र सरकार राज्य सरकारों पर कानून के नाम पर हावी न हो जाए, जबकि इस डर को कई पार्टियां बेमानी मानती हैं। इसलिए इसमें बहस हो रही है कि कोई ऐसा चीज न लाया जाए इसमें जिससे कि रियासतों में और मरकज में और एक मुश्किल खड़ी हो जाए। ठीक है, राज्यों का अधिकार है, लेकिन एक कोई लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए कि नहीं, कि इसके पार। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी राजधर्म की याद दिलाई थी। लेकिन सरकार का दावा है कि इस बार जो बिल सरकार संसद में रखने वाली है उसमें वो सारे बदलाव किए गए हैं जिस पर बीजेपी और दूसरे दल सवाल उठा रहे हैं। बंटवारा हो जाएगा देश के जनता में, और ये एकता आने की आवश्यकता है वह नहीं आएगी। तो एक तो ये टिप्पणी थी और आलोचना थी। दूसरा ये था कि हमारा जो राष्ट्र है ये एक फेडरल रिपब्लिक है, और इसमें एक केंद्रीय इस प्रकार की अथॉरिटी बनाने से इसके जो फेडरलिज्म है उसमें कुछ कमी आ सकती है। किंतु अब मैंने सुना है जो लेटेस्ट बिल आ रहा है संसद के सामने, वह मैंने देखा नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि इन दोनों बातों पे
इसमें संशोधन हुआ है। सवाल ये उठता है कि अगर सरकार ने बिल में ऐसे कुछ बदलाव किए हैं तो फिर वो विपक्ष को अपने भरोसे में क्यों नहीं ले पा रही या लेना नहीं चाहती, और अगर ये बिल पहले ही बन चुका था तो संसद के सामने लाने में इतनी देर क्यों लगी। ये वो सवाल है जिनके बिना पर इस बार संसद का सामान्य तौर पर चल पाना मुश्किल लग रहा है। आज तक ब्यूरो।